दोस्तों आज पेश है आत्मा का कमाल। ये एक कवर चित्र है दोस्तों। नन्ही रिचा शिमला की सैर करने के लिए अपनी आंटी के साथ जब वापस लौटी तो खूब खुशी थी। बस स्टॉप से निकलकर उसने रिक्शा किया और अपने घर की ओर चल दी। उप इस यात्रा से तुम कमर टूट गई, थकान के मारे बुरा हाल हो रहा है। थकान कहाँ आंटी, शिमला की सैर में मज़ा आ गया। और रिक्शा पार्क के सामने रुक से गुजरी। आंटी आप आप चलिए आंटी, मैं अभी आई। और तत्पश्चात वह बढ़ चली पार्क की ओर, जिसका उपयोग वह मोहल्ले के वाले दोस्तों के साथ खेल के मैदान के रूप में करते थे। मेरी टीम के दोस्त मुझे देखकर कितने खुशी से झूम उठेंगे। आज मैं टेनिस में सरिता और गोलू को ज़रूर मात दूंगी। शिमला जाने से पूर्व उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर आश्चर्य से नाच उठी ऋचा के चेहरे पर। लो भाई, आ गई चोर की शैतान। भाग भाग दो, भगा दो इसे। इस समय खड़े क्यों हो, पसंद नहीं करते तो? चोर की बेटी, क्रोध से भड़क उठी ऋचा का चेहरा। क्या बकते हो तुम सब, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। यह सच है ऋचा, अभी कुछ ही देर पहले रहमान अंकल कह रहे थे तुम्हारे पिताजी चोरी पकड़ी गई। नहीं, तब तक बात पुलिस तक भी पहुंच गई होगी। उन उनके बैंक के 50 लाख रुपए चुराए थे। दोस्तों की बात सुनते ही ऋचा घर की तरफ ऋचा ने जैसे पर लग गए थे। मैं माँ से पूछती हूँ, ज़रूर वह सच मालूम होगा। और किंतु घर में पहुँचते से उसने मासूम नेहा कोपनाक दृश्य देखा। नहीं पिताजी, अगले ही पल वह टटोलती चली गई पूरा फ्लैट। माँ माँ, पिताजी को देखो, क्या हुआ माँ? और माँ कहाँ चली गई? अपने दोस्त मनीष के घर। मनीष तुमने मेरी म, मनीष तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम ही मदद करो। आई एम सॉरी, तुम एक अपराधी की बेटी हो ऋचा। और कुछ देर जूझने पर वह पहुंची पड़ोस में रहने वाले रहमान के घर। दूर हटो चोर की बच्ची, हम मजबूर हैं बेटी। अंकल अंकल देखो, दरवाज़ा खोलो, मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई, पिताजी को न जाने क्या हो गया। ऋचा पहुंची कमला के घर। आंटी आंटी प्लीज हेल्प मी। दूर हट जा मनुष्य, क्यों मुझे बदनामी की खाई में धकेलना चाहती है? ऋचा वापिस अपने घर के निकट पहुंची तो दरवाजे पर भीड़ इकट्ठी थी। जैसे सब समझा दिया। चक्रधर आत्महत्या कर ली। उफ ये भगवान, उसने बदनामी से बचने के लिए ऐसा किया है। सक्रिय उठा नेहा का दिमाग। इनके पास जाने से सीधा अर्थ है अपमान सहना। और मगर पिताजी मर गए, मगर माँ गायब है। दुनिया के तमाम दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। फकीर बाबा केवल मेरी मदद कर सकते हैं। और किंतु वहाँ भी निराशा हाथ लगी। ओह, फकीर बाबा की समाधि मलिन है। ओह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब कोई भी नहीं है जिससे मेरी मदद कर सके। और तत्पश्चात उसने एक भयंकर निर्णय लिया, जब मेरा कोई नहीं है तो जी कर क्या करूंगी मैं? और मेरा मर ही जाना उचित है। उप मरना उप मरना चाहती है यह मूर्ख लड़की। और लाख चाहने पर भी ड्राइवर ने बस के नीचे आने से नहीं रोक सका। ओह माय गॉड, वह तो मर गई लड़की। और ऋचा सुरक्षित थी। ऋचा ने अपना प्रयास जारी रखा। इस सन्नाटे में खड़े या स्कूटर की टंकी में जलती तीली डाल देती हूँ। और उसने जलती तीली टंकी में डाल दी। पेट्रोल की टंकी ब्लास्ट होगी और मेरे सर के पर कच्चे उठ जाएंगे। और तत्पश्चात ही वह लिपट गई पेट्रोल की टंकी से। लेकिन
अब कुछ ही सेकंड की देर थी। ओह लड़की, यह कोई सोने का जगह नहीं है। और जा बेटी कर, रास्ते में टेक लगाई, सोना नहीं चाहिए। पेट्रोल की टंकी फटी क्यों नहीं? ओडिचा ने अगला निर्णय रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब देखती हूँ मौत कैसे कैसे खेलती है मुझसे। आंख मचोनी। चंद सेकंडों बाद ही मेरे शरीर के पथरीली जमीन पर टकराएगा और टुकड़ों में बदल जाएगा। लेकिन इससे पहले उसका शरीर पथरीली जमीन से टकराता, खिलखिल हो जाता, अगले ही पल वह सुरक्षित जमीन पर खड़ी थी। कौन है जो मुझे मरने से देना नहीं चाहता? और प्रगट में प्रस्तुत में प्रकट हुआ एक भयानक आकृति। कौन हो तुम? डरो नहीं, मैं तेरा पिता चक्रधर हूँ मेरी गुड़िया। पिताजी, मैंने आत्महत्या नहीं की बेटी, बल्कि मेरी हत्या हुई है। यही नहीं, अब तो तेरी माँ भी हत्यारे अब तो तेरी माँ के भी हत्यारे हैं वे कमीने। नहीं। और फिर चक्रधर ने आत्मा सब कुछ बताती चली गई। वह रात कयामत की रात थी, जैसे जिसे मैं भूल नहीं सकता बेटी। उस रात मैं दाबला साहब के को ढूंढता हुआ जा पहुंचा उस उस गुप्त कक्ष में। उस विचित्र बेसमेंट में घंटों से चल रही थी पीने का दौर। क्या सोच रहे हो शेर खान? कुछ नहीं डाबला साहब, प्लान ठीक है। 14 तारीख की बात पक्की रही। और उस दिन ठीक 2:30 बजे जब बैंक का सारा कैश समेटा जा रहा होगा, तो बैंक का चौकीदार को शूट करते ही प्रविष्ट होंगे और चार रॉबर्स को फौरन सब कुछ कवर कर लेंगे और अपने आपके सीने यानी एम के डबाल के सीने पर रखा होगा रिवॉल्वर। और चाबी मेरे हवाले करोगे। और हाँ, हमारे बैंक में पूरा 50 लाख रुपया है। उफ, अपने ही बैंक में रॉबरी करने कितना खतरनाक योजना बना रहे हैं डबाल साहब। ओके डबाल साहब, अब तत्पश्चात इसी रकम के हम तैयार हैं। करोड़ों करोड़ों की नकली दवाइयाँ। और तत्पश्चात शेर खान उठ खड़ा हुआ। ओके डबाल साहब, अब हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। ओह, इन सबको रंगे हाथे पकड़वाने है, किंतु पता ठिकाना जानना आवश्यक है। और शेर खान के जाते ही मैं तेजी से आगे बढ़ा और इनका एक का रास्ता इन इनका एक का ही रास्ता का पता पीछा कर सकता हूँ। चक्रधर यानी वह बड़बड़ाया। और परिणाम स्वरूप, रुक जाओ चक्रधर, तुम बच कर नहीं सकते। और बिजली सी भर गई डबल के जिसम में। इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना ईमानदारी के नशा चूर यह शख्स सब कुछ भी कर सकता है। और डावला आंधी तूफान की तरह दरवाजे पर पहुंचा और शिकार जा चुका था। उफ, यह तो गजब हो गया। इस वक्त खतरे की घंटी को चुप खतरे की घंटी को चुप कराना होगा। घुर्र। और पीछा जारी था। और सिर दी यह कर्म टूटा। रेड लाइट चौराहे पर, ओह, निकल गया वह। और सारी रात सोचता रहा और फिर किसी ने निष्क्रिय पर न पहुंचा। कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह? कटकट। डावला साहब आप? हाँ, कैशियर चक्रधर, मैं तुम्हारा मैनेजर एम के डावला। मैं बहुत तूने बहुत सुन लिया है चक्रधर। अब मैं पुलिस को सूचना करता हूँ कि डावला, और उसे सुनाता हूँ पूरा किस्सा कि आप अपने बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। और सुर्ख हो गई डावला की आंखें। ख़त्म कर दो इसे। और यमदूत की तरह प्रकट हुआ था शेर खान। गूंगू। और चंद ही पलों में निर्जीव हो चुका था उसका चक्रधर का जिस्म। वो मर गया और समाप्त कर दिया मिश्रित चक्र चक्रधर को भी मटरू ने। पिट पिट। ओह, इसकी लाश डिग्गी में रखो, समुद्र में फेंक देंगे। और चक्रधर की लाश छत पर कुंडे पर लटका दो। यह
यह अफवाह उड़ा दो कि चक्रधर के 50 लाख रुपए लेकर भाग गई और पुलिस को बैंक पहुंचने की खबर कर रहा हूँ। ओके बॉस। और मोहल्ले वाले की पुलिस यही समझेगी कि बदनामी से बचने के लिए चक्रधर ने आत्महत्या कर ली और 50 लाख रुपए बिना किसी रिस्क के हमारे हो जाएंगे। तत्पश्चात उन लुटेरे ने वैसा ही किया और मैं चटपटा उठा बेटी। और अच्छा अ- अच्छा हुआ पिताजी। मुझे चाहिए मुझे बद, मुझे चाहिए बदला, प्रतिशोध, दुश्मनों का लहू, इसलिए मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। भटक उठा वह मासूम चेहरा। तू नन्ही जान क्या कर लेगी? मैं प्रतिशोध जरूर लूंगी, वही जो एक छोटी सी चिंगारी किया करती है। उसके इरादे और इरादे महसूस कर कर चक्रधर की आत्मा ने सुझा एक रास्ता। वैसे इस काम में तुम्हारी मदद फकीर बाबा कर सकते हैं। तू उनके अमावस्या के दिन रात के 1:30 बजे शमशान घाट पर मिल जा। ओह। वो तत्पश्चात चक्रधर की आत्मा कुछ ही समझाती चली गई। और उधर एक गुप्त बेसमेंट में एक मासूम युवक टूट पड़ा। कहर जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साहस नहीं है, तड़ाक रखता, वह इस संसार में जीवित नहीं रहता। डबा डाबला का काला चेहरा देखने के बाद हरगिज नहीं। और इसकी लाश को इसके घर में तोहफे के तौर पे भेज दो, जिससे इसके घर वाले को मालूम हो सके कि डावला और काला सूरज के सामने दुश्मनी मोल नहीं ली जाती। और लाश को तोहफे के तौर पर पहुंचा दी गई। विक्रम बेटे, तू कहाँ से सुधरने का वचन देकर गया था? माँ। हाँ माँ। यही फैसला महंगा पड़ा। यह जानकर कि अब विक्रम अवैध धंधों में हाथ खींचना चाहता है, उन लोगों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। और उस दरिंदे को समाप्त करने के लिए मदद करेंगे फकीर बाबा। आज अमावस्या है। अगर आज की रात कोई फकीर बाबा के दर पर खाली हाथ नहीं लौटता। और पहले पहुंचा था गजाधर पंडित फकीर बाबा के पास। मेरी मदद करो फकीर बाबा, मैंने मेरे निर्दोष भाई को बेदर्दी से हत्या कर दी है। और ऋचा फकीर बाबा के पास पहुंचना चाहती थी। रात्रि का 1 बज चुका है, मुझे सीधी फकीर बाबा के पास पहुंचना चाहिए। फकीर बाबा सुनते ही खुल गई फकीरों फकीर बाबा की आंखें। तू अपने भाई के हत्यारों को शकल देखना चाहता है तो देखी कटोरी में। तभी वहां पहुंच गई ऋचा। ऋचा बेटी तुम आओ। मैनेजर डावला। हाँ। मैं बर्बाद हो गई बाबा। जिस बैंक में मेरे पिताजी कैशियर थे, उसी मैनेजर ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। मैनेजर डावला। यह वही है, क्रूर इंसान है, कमीना है, जो ऋचा के पापा का भी हत्यारा है। डावला नाम आते ही फकीर बाबा के चेहरे पर भूचाल सा लहरा गया और फकीर बाबा की आंखें खुली और उसने सोले बोलने लगी। ज़रूर पूरा होगा। मैं सबका प्रतिशोध। अब पानी से ऊपर से निकल गया है। मैं उस दोस्त को कुत्ते की मौत मारूंगा। बाबा, आप उसे जानते हैं? जानता हूँ। मैं उस दोस्त को आज से नहीं 20 वर्ष पहले से, जब मैं तुम्हारी तरह गृहस्थी का जीवन व्यतीत था। मेरी छोटी सी बहन थी अनीता, वह एक दिन बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया। घबराने की कोई बात नहीं है, यह दवा मंगा कर दिन में 3 बार दो। थैंक यू डॉक्टर। और मैंने वैसा ही किया, किंतु दवा पीते ही उफ उफ मेरे पेट में जलन हो रही है। और जलन तड़प बढ़ती गई। उफ, यह क्या हो गया मेरी प्यारी बहन को? और अनीता अपने भाई को छोड़कर जा चुकी थी। नहीं, और किंतु मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। मैं उस मासूम की मौत के जिम्मेदार था। तुमने मेरी बहन को जान ली है डॉक्टर। तू हत्यारा है। यह दवा यह नकली है।
मेरा गैर वर्कर मेडिकल स्टोर वाले पर नकली दवाई बेचता है। यह तो शोभा फार्माकल की है। कैश रकम देकर खरीदता हूँ। भाई मेरा क्या दोस्त। और मैं सीधा फार्म चीफ डायरेक्टर के पास पहुंचा। क्रोध की सीमा पार कर चुका था। आप दवा बनाते हैं या जिंदा लोग को लाश बनाने का जहर। कौन हो तुम? मैंने वहीं रुकना ठीक न समझा। मैं कौन हूँ यह पुलिस बताएगी तुम्हें। पकड़ लो इसे। और तत्पश्चात चीफ की शैतानी चाल। इसने मेरा कैश काउंटर से रुपये चुराए हैं। इंस्पेक्टर संयोग से आ गया। मैंने अपने आदमियों को आवाज़ दी तो यह पकड़ा दिया गया। मुझे गिरफ्तार करा दिया और दुष्ट ने मुझ पर कातिलाना हमले का चार्ज लगवा दिया और अदालत ने मुझे सज़ा सुनाई। चोरी और वैश्याना कमले हमले की कारण 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जेल में पूरे 3 साल 3 महीने। मेरे रोम रोम एक एक चिकचिकार निकल रही थी इनका बदला। और फिर एक दिन तुम्हारे नेक चाल चलन के कारण तुझे स्वतंत्र किया जाता है। सरकार तुम्हें रिहा करने का फैसला कर लिया। थैंक यू सर। और तीन पूरे तीन दिन में शहर की सड़कों पर दीवानवार भटकता रहा। मेरे मस्तिष्क में केवल एक ही शब्द क्रोध रहे थे, बदला बदला बदला। और चौथे दिन चिल्लाती दोपहरी में बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे 4 दिनों से मेरे पेट में अनाज की एक बात भी नहीं, दूर पानी का घूंट भी नहीं पिया था। मेरी चेतना लौटी जब स्वयं को एक विचित्र साधु की कुटी में पाया। मेरा नाम ब्रह्मानंद है और मैं तंत्र साधना करके हूँ। तू यहाँ ठहरा हुआ है। ब्रह्मानंद ने मुझे शरण दी और निश्चल स्नेह भी किया। और ब्रह्मानंद के सामने अपनी इच्छा रखी। उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और अचानक ही एक दिन वह हैवनाक घटना घटी। और यह तो गुरुदेव की आवाज़ है। वह नदी में स्नान करने गए थे और नदी तट पर पहुंचे तो आश्वस्त रह गए। ओह, मुझे तैरना नहीं आता, धनुष लाओ, बचाओ। लेकिन किंतु एक पल भी गंवाना मैंने उचित नहीं समझा। गुरुदेव को मगरमच्छ की गिरफ्त से फौरन कुछ करना चाहिए और मैंने एक पल भी न गंवाया। और मैंने मगरमच्छ की दूसरी आंख भी फोड़ दी। मगरमच्छ ने ब्रह्मानंद को छोड़ दिया और मैंने मगरमच्छ को दूर फेंकना चाहा पर तो आश्वस्त रह गया। बाहर निकल जाओ, आओ वत्स। मगरमच्छ था। मैंने तुझे केवल शिष्य की परीक्षा लेने हेतु यह सब किया था, किंतु अफसोस तत्पश्चात तुम्हें सुनाया अपना निर्णय। मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा, किंतु सबसे पहले तुम्हारी सबसे योग्यता हो बस। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। और फिर शुरुआत से तंत्र विद्याओं का खौफनाक परीक्षण। मनोबल बढ़ाने के लिए और मंत्र जाप करते रहो। कई वर्षों बाद आया वह महत्वपूर्ण समय। तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए बस। अब तुम एक महत्वपूर्ण विद्या सिखाने जा रहा हूँ। याद रहे, तुमको केवल मानवता की रक्षा करने हेतु अपने यह तो नियम तोड़ा तो जीवित नहीं बचोगे। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। और फिर महत्वपूर्ण विद्या थी मौत को गले का निमंत्रण। और अजय बनाने हेतु मैंने आत्माओं का आह्वान किया, किंतु परवाह नहीं बाबा। मैं केवल उन दोस्तों की मौत देखना चाहता हूँ। वही खतरनाक प्रयोग में ऋचा पर करने जा रहा हूँ। यही एक रास्ता है। क्या तुम तैयार हो बेटी? स्मरण रहे, इसमें जान भी जा सकती है। अब ऋचा को उन दोस्तों के लिए मौत
मौत के रूप में तैयार करने के लिए इस प्याले में द्रव है को पीते हुए तुम बेटी परिस्थितियों का मुकाबला करने की शक्ति आ जाएगी। और द्रव पीते ही द्रव पीने के बाद बिना सारी हवा में में खड़ा था ऋचा का जिस्म। आओ। और मंत्र का नियंत्रण जारी था। और फकीर बाबा ने जमीन पर खींची रेखा। यह यहाँ लेट जा बेटी और मस्तिष्क को शांत छोड़ दे। और तत्पश्चात शुरू हुआ एक वह विचित्र प्रयोग। उग्रीट कम कम 3 आत्माओं कर्मठ से चक्कर में विक्रम महसूस खूनी चमुंडा की आत्मा पर अनिष्ट करूँगा। ओरिचा की आंखें बंद हो चुकी थी और एक अजूबा ओ एक आश्चर्य ओ गोगी ओम ग्रिंगिम। और फिर नियंत्रण घूमता गया ऋचा का शरीर। और नियंत्रण घूमता हुआ एक लाल गुलाब में परिवर्तन हो गया। खून, ताज़ा खून, मानव खून, बदला, प्रतिशोध। हाँ, अब अपने मकसद में कामयाब हो गया। उन चारों दुष्टों में कोई बचा नहीं सकता। जाओ, समाप्त कर दो उन चारों दुष्टों को। और उधर उसी आधुनिक रंगशाला में जगी थी महफिल। नाच ओ नाच, नाच ओ जान नाच। जानती नहीं शेर खान का फफेरा भाई हूँ मैं। उफ, अब तो नाच उफ और नहीं नाचा जाता। टेम्पो साहब, मेरी सारी टेम्पो साहब। और उसके उत्तर से सुरख हो गया टेम्पो की आंखें और बाल थाम लिए मासूम के। तेरी यह मजाल, तू टेम्पो का आदेश टाले। ओह। और शमशान उसी पल शानदार कोठी में हवा के प्रवाद करता हुआ नजर आ रहा था मौत का गोला। शिकार हूँ। अरे यह गोला कैसा है? शायद मेकर का टुकड़ा है जो भूलवश हमारी। और तभी तत्पश्चात भूखे गिद्ध की तरह झपटा दीवार पर वह। और पूरी तरह चौंक गया टेम्पो। भाई ये क्या बोला है? हाँ। और मौत, लेकिन मौत बन गया। सोचने का मौका भी न मिला था। आह। और मौत का गोला आगे बढ़ता चला गया शिकारी की तलाश में। और टेम्पो की मौत की होकनाक खबर अधिक देर तक अनभिक्त न रहा। डावला, क्या बकती हो तुम माला? मैं सच कह रही हूँ डावला साहब। वह विचित्र गोला टेम्पो साहब को मार डाला। सुनकर एक पल के लिए भी रुका नहीं डावला। वह विचित्र गोला, उससे गूंजते मानव के ठाकार नॉनसेंस। और तत्पश्चात उसकी मुलाकात हुई टेम्पो के भीषण लाश से। और कुछ देर बाद पुलिस। यह गोला किसने देखा था? मैंने, वह राहगीर ने उत्तर दिया। सुनते ही आश्चर्य से फैल गई इंस्पेक्टर की आंखें। गोले ने गुजरते हुए 28 हवाओं में तैरता गोला अद्भुत, आश्चर्यजनक। वो कम आश्चर्य में यह भिन्न थे। क्या चक्कर है यह समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी सोचा कि मोना ने ताज़ा देखा सपना बयान कर रही होगी, परंतु टेम्पो की मौत मेरे विचार से यह हमारे किसी दुश्मन की सोची समझी स्कीम है जो समाप्त करना चाहता था। और मेरे विचार से